नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का और हमारे सिलेबस का दोस्तों आज ये आखिरी वीडियो, यानी हमारे सिलेबस में जो आपके 64, 65 और जो 66 प्रैक्टिकल की बुक्स है, जो हमारे चैप्टर दोस्तों हैं, उनमें से आपके जितने प्रश्न हैं, यानी जो आपके 64वां चैप्टर मानचित्र और आंकड़ों का जो निरूपण ये 65 है, और जो भौगोलिक सूचना तंत्र ये आपके जो 66 है, इनसे संबंधित आज हम प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। हमने पूरा सिलेबस दोस्तों यानी 63 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लैब असिस्टेंट जियोग्राफी प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों आप इनको देख सकते हैं। और दोस्तों, आपके जो प्रैक्टिकल की बुक है उनमें से आपके न्यूमेरिक प्रश्न आने की संभावना है पूरी की पूरी। थ्योरेटिकल भी आएंगे, एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों न्यूमेरिकल प्रश्न आने की इसमें पूरी की पूरी संभावना है। और दोस्तों, आज हम सिलेबस का जो हमारे ये आखिरी वीडियो है सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों, और ये सभी दोस्तों आपके सपोर्ट की वजह से ही हो पाया आज। और आज हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और उम्मीद है दोस्तों कि आगे भी आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। और एग्ज़ाम दोस्तों आपके अब नज़दीक है, केवल 4 से 5 दिन बचे हैं गिनती के। तो जितनी भी तैयारी है दोस्तों, बेस्ट तैयारी उसको मानिए और बेफिक्र रहिए, आराम से पेपर दीजिएगा। और सभी की दोस्तों तैयारी ऐसी है, जितना कम समय हमें मिला, जितना भी 3 महीने लगभग मिले हमको, और जितनी भी तैयारी हुई दोस्तों सभी की तैयारी बराबर है, बेफिक्र होकर आप एग्ज़ाम दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एग्ज़ाम के पेपर के बारे में दोस्तों, कि अब लेवल कैसा रहेगा। तो दोस्तों लेवल 12th तक का ही आपके रहेगा। 12th का ही दोस्तों आपके सिलेबस दे रखा है, 12th का ही आपके लेवल रहने वाला है इसमें पेपर में। और दोस्तों एग्ज़ाम देते समय कोई मित्र, कोई दोस्त पहली बार भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, किन्हीं लोगों ने पहले भी दे दिया होगा। तो कंपटीशन एग्ज़ाम देते समय दोस्तों हमेशा 2 बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो है दोस्तों समझदारी, और एक है दोस्तों आपके संयम। पहला है दोस्तों समझदारी, दूसरा है संयम। यानी कि समझदारी से प्रश्न को पढ़ना और संयम के साथ उस प्रश्न का आंसर देना। और दोस्तों इसमें यानी कंपटीशन जब भी आप देते हैं, भले कोई सा भी एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं और आगे भी अगर देने वाले हैं, देंगे, ज़रूर देंगे दोस्तों आगे भी, तो दोस्तों इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि नो रिस्क, यानी हमें प्रश्न में नो रिस्क लेना है पेपर में। हम नो रिस्क यानी कि दोस्तों हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है, जितना हो सके। नेगेटिव मार्किंग हर एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, तो हमेशा दोस्तों हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और लगभग हर एग्ज़ाम में दोस्तों 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आपके 3% गलत होते हैं, जो 1% सही है वो भी दोस्तों आपके काट लिया जाएगा। 1/3 मार्किंग होती है हर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, रिस्क नहीं लेना है। अब दोस्तों जैसे कि ये प्रश्न दिया हुआ है, तो आपको अगर लग रहा है कि 2 ऑप्शन में, यानी अगर 50% आपको लग रहा है कि 50% इसको मैं हल कर सकता हूँ, तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आप रिस्क जरूर लीजिए। यानी कि जैसे ये प्रश्न है, इसमें लग रहा है कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, इनमें से 2 में से कोई एक ज़रूर सही है और ये तो सही है ही नहीं। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आप रिस्क जरूर लीजिए। और बाकी दोस्तों अगर आपको प्रश्न पता ही नहीं कि ये प्रश्न क्या है, इसका आंसर क्या है, यानी 2 ऑप्शन आप अगर एलिमिनेट नहीं कर पाते हो, तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो दोस्तों सिलेक्शन के चांसेस बेहद ही कम हो जाते हैं। अब बात करें थोड़ी सी, अगर आपके कट ऑफ क्या रहेगी। कुछ मित्र कह रहे हैं कट ऑफ, यूट्यूब पर अनेक वीडियो भी देखने को मिलते हैं कि इतने नंबर ले आइए आप सेफ है। तो दोस्तों कट ऑफ का निर्धारण पेपर से पहले नहीं किया जा सकता। जो भी इसका निर्धारण पहले कर रहे हैं वे बिल्कुल दोस्तों गलत है। इसका निर्धारण दोस्तों डिपेंड करता है पेपर पर, यानी पेपर कैसा आएगा और दोस्तों पेपर किन परिस्थितियों में हो रहा है। यानी कि अभी कुछ आप राजस्थान की परीक्षाओं में देख रहे हैं कि अभी परीक्षाओं का हाल दोस्तों बेहद ख़राब है, पेपर आउट हो रहे हैं।
और कुछ पारदर्शिता नहीं रह गई है दोस्तों। पेपर आउट हो रहे हैं, जगह जगह नकलों भी हो रही है, किन्हीं किन्हीं सेंटरों में नकलें हो रही है और ज़्यादातर दोस्तों पेपर आउट होने की दोस्तों घटनाएं आपको देखने को मिल रही है। तो डिपेंड करता है दोस्तों पेपर की कट ऑफ की पेपर का लेवल कैसा आता है, लेवल भी दोस्तों और कट ऑफ का निर्धारण भी दोस्तों पेपर के बाद पूरा 100% नहीं किया जा सकता कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, और उसके बाद दोस्तों अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ अगर इतने % हैं तो आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। और परिस्थितियाँ भी निर्भर करती है दोस्तों कि किन परिस्थितियों में पेपर हो रहा है। अगर नकलें हो रही है, पेपर हार्ड भी आया, अगर नकलें हो रही है तो दोस्तों कट ऑफ उसकी हाई चली जाती है और पेपर आउट हो गया पता भी नहीं चलता कभी कभी। और आप पेपर न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि कहीं कहीं पता चलता है, अब कई जगह ऐसी भी होगी जहाँ पता भी नहीं चलता। तो उस पर डिपेंड करता है दोस्तों कट ऑफ। तो आपको कट ऑफ पे सबसे पहले नहीं जाना है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, अंदाज़ा लगाना भी नहीं है, या यूट्यूब पे सर्च करें कि कट ऑफ क्या रहेगी, या नेट पर सर्च करें कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों सभी की तैयारी बराबर है, आराम से आपको पेपर देना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, समझदारी और संयम के साथ आपको प्रश्न का आंसर देना है। यानी समझदारी से प्रश्न पढ़िए और संयम के साथ उस प्रश्न का आंसर दीजिए। समझदारी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कभी कभी आपको प्रश्न आता है लेकिन आपको सही ऑप्शन नहीं देखते और सही प्रश्न नहीं पढ़ते और संयम के साथ उसका आंसर नहीं देते और वो आपका प्रश्न गलत हो जाए, घर आने पर पता चलता है कि अरे यार ये तो आ रहा था लेकिन ये गलत हो गया। तो इन चीज़ों को थोड़ा दोस्तों ध्यान रखिएगा। सभी की तैयारी बराबर है, कुछ प्लस पॉइंट्स किसी के पास भी नहीं है कि नहीं इन्होंने पहले इनको टाइम मिल गया था, इनकी अच्छी तैयारी है। तो सभी की तैयारी बराबर है, अच्छा मौका है, आराम से पेपर दीजिएगा। तो आते हैं दोस्तों हमारी इस वीडियो के प्रश्नों की ओर। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अड्डा MCQ GK को। और दोस्तों ये आज हमारा सिलेबस का पूरा हो रहा है और उम्मीद है कि दोस्तों आगे भी आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहेगा। और दोस्तों हमने सिलेबस आपके सपोर्ट से ही किया है पूरा और उम्मीद है कि दोस्तों आगे भी आपका सपोर्ट ही बना रहेगा। और दोस्तों शायद ही किसी YouTube चैनल पर इतने विस्तार से और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर शायद ही किसी YouTube पर यानी फ्री अवेलेबल कराएं। आपको दोस्तों फ्री अवेलेबल कराएं और समय मिला दोस्तों तो आने वाले 1 से 2 दिनों में दोस्तों आपका पूरा रिवीजन का भी एक वीडियो आ जाएगा। यानी जो आप मैराथन की जो कमेंट करें दोस्त कुछ, तो दोस्तों जल्दी ही आपके आ जाएगा वीडियो, समय बचा तो। और अगर थोड़ा सा समय बचा तो एक मॉडल पेपर भी दोस्तों ज़रूर आएगा इस चैनल पर। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका सपोर्ट बना रहेगा आगे भी, उम्मीद है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मैप शब्द किस भाषा से आया है? तो दोस्तों मैप शब्द आया आपके लैटिन भाषा से। किस भाषा से आया दोस्तों? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के शब्द मैपा से इसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों, लैटिन भाषा के शब्द मैपा से। और दोस्तों फिर आगे चलकर दोस्तों अंग्रेजी में इसका रूपांतरण मैप के रूप में हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे ऑप्शन ब। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। यानी मैप शब्द किस भाषा से आया है? ये आपके लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के शब्द मैपा से, लेकिन आगे चलकर ये रूपांतरित हो गया आपके मैप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन ब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों प्रश्न कथनों से संबंधित प्रश्न है। आगे आने वाले 3 प्रश्न 4 प्रश्न। तो पहला है दोस्तों, अपनी प्राथमिक संकल्पना में कोई भी मानचित्र धरातल के प्रतिरूप का ऊपर की ओर देखा गया रूट चित्र होता है जिसमें पहचान के लिए अक्सर लिख दिए जाते हैं। तो उपयुक्त कथन किसका है? तो मैप के बारे में दोस्तों ये कथन कहा गया। ये कहा गया दोस्तों इरविन रोज द्वारा। किसके द्वारा? इरविन रोज द्वारा ये कथन कहा गया। तो ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों हमारे तीसरा प्रश्न कि निश्चित मापनिक के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल समय पर निरूपण को मानचित्र की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों ये भी आपके मानचित्र की परिभाषा है। तो उपयुक्त कथन ये किसका है? तो ये कथन दोस्तों दिया गया आपके FJ मॉकाउंस द्वारा। किसके द्वारा? FJ मॉकाउंस द्वारा। ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों हमारे चौथा प्रश्न कि पृथ्वी या उसके किसी भाग किसी अन्य आकाशीय पिंड के दृश्य एवं विचारों गए अवस्थिति एवं विवरणात्मक प्रतिरूप का मापने के अनुसार प्रतीकात्मक आरेखन मानचित्र कहलाता है। ये परिभाषा दोस्तों आपके RV मिश्रा व A रमेश द्वारा दी गई। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों हमारे 5वां प्रश्न कि मानचित्र के आधारभूत तत्व है। तो दोस्तों मानचित्र के आधारभूत तत्व आपके मानचित्र प्रक्षेप, द्विविमीय निरूपण, निश्चित मापक,
और आपके समतल सतह पर निरूपण और प्रतीकात्मक निरूपण, ये सभी आपके दोस्तों आधारभूत तत्व है। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन द है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी 1 2 3 4 5 ये सभी दोस्तों आधारभूत तत्व है मानचित्र के। अगला है दोस्तों छठा प्रश्न हमारे, ये भी आपके परिभाषा दे रखी है कुछ मानचित्र की, यानी भूगोल में हमें एक सिद्धांत को मान लेना चाहिए कि जिसका मानचित्र नहीं बनाया जा सकता उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों भूगोल मानचित्र के बिना भूगोल को अधूरा माना जा सकता है। तो ये कथन दोस्तों आपके डॉक्टर HR नील द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? डॉक्टर HR नील द्वारा। मानचित्र का दोस्तों भूगोल में बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों भूगोल में मानचित्र, यानी मानचित्र के बिना, किसके बिना? मानचित्र के बिना दोस्तों भूगोल का अस्तित्व आधा ही है, अस्तित्व ही दोस्तों भूगोल का नहीं है। यानी मानचित्र की सहायता तो पूरे दोस्तों हम आसानी से भूगोल को पढ़ सकते हैं मानचित्रों की सहायता से। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन द है। अगला है दोस्तों हमारे 7वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न और 7वां प्रश्न दोस्तों मापनी के आधार पर, किसके आधार पर? मापनी के आधार पर मानचित्र के प्रकार होते हैं। तो मापनी के आधार पर दोस्तों मानचित्र के प्रकार होते हैं 4। इन चारों की बात करें तो पहला है आपके भूसंपत्ति मानचित्र, दूसरा है आपके स्थलाकृतिक मानचित्र, कौन सा? स्थलाकृतिक मानचित्र। तीसरा है आपके दीवारी मानचित्र। चौथा है दोस्तों आपके एटलस मानचित्र। तो ये है दोस्तों आपके मापनी के आधार पर मानचित्रों के प्रकार। अब दोस्तों कुछ और मानचित्रों को बांटा गया है प्रकारों में। तो स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर देखें, किसके आधार पर? स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर। तो ये है दोस्तों आपके उच्चतादर्शी, कौन सा? उच्चतादर्शी मानचित्र। एक है दोस्तों आपके प्लेनीमीटर मानचित्र, ये है दोस्तों आपके स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर प्लेनीमीटर मानचित्र। अब एक होता है दोस्तों आपके रचना शैली के आधार पर। रचना शैली के आधार पर भी आप 2 भागों में बांटा गया है मानचित्र को। ये आपके गुणात्मक, कौन सा? गुणात्मक। दूसरा है आपके मात्रात्मक, कौन सा? मात्रात्मक। तो ये होते हैं आपके रचना शैली के आधार पर। एक होते हैं उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर दोस्तों अनेक प्रकार है, जैसे आपके भौतिक मानचित्र, एक जनसंख्या मानचित्र, नगर मानचित्र, सांस्कृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। तो ये कुछ प्रकार है आपके उद्देश्य के आधार पर मानचित्र के प्रकार। इस प्रश्न में हमें पूछा है मापनी के आधार पर, तो ये होते हैं 4, इसकी हमने चर्चा की। एक बार और रिपीट करें तो भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक, दीवारी मानचित्र और आपके एटलस मानचित्र, ये होते हैं मापनी के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 8वां प्रश्न की वितरण मानचित्र बनाने की विधियां, यानी दोस्तों वितरण मानचित्र बनाने की विधियां कितनी है? तो ये दोस्तों आपके 2 विधियां, कौन सी 2 विधियां? गुणात्मक विधि और आपकी मात्रात्मक विधि, यानी अ व ब सही है दोस्तों। आपके ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है हमारे दोस्तों 9वां प्रश्न कि प्राकृतिक प्रदेशों, राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाइयां, प्राकृतिक मृदा और प्राकृतिक वनस्पति के दर्शाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी प्राकृतिक प्रदेशों, राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां आदि को दोस्तों दर्शाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है दोस्तों आपके रंग रेख विधि का। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रंग रेख विधि का, जिसे दोस्तों क्रोमेटिक विधि भी कहते हैं, क्रोमेटिक विधि भी कहते हैं। अब जैसे दोस्तों ये क्या है, जैसे ये आपके राजस्थान का मानचित्र है, तो यहाँ पे रंगों द्वारा, यानी रंगों द्वारा जैसे दर्शाया जाता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष आगे जो प्राकृतिक प्रदेश है या फिर राजनीतिक या प्रशासनिक है, जैसे मर्दा है, जैसे मर्दा को ले, तो जिस इसमें दोस्तों रंगों के आधार पर अगर मानचित्र को दर्शाया गया है तो ये आपकी रंगरेख विधि कहलाती है। तो इसका सही उत्तर आपके क्या है? ऑप्शन अ है। इन सभी को दर्शाया जाता है आपके रंगरेख विधि द्वारा। अगला है दोस्तों हमारे 10वां प्रश्न कि जलवायु कटिबंधों, कृषि पेटियों, विभिन्न फसलों के क्षेत्र आदि को दर्शाने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपके सामान्य छाया मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। छाया मानचित्र भी दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे कि आपके राजस्थान का मानचित्र है, इसमें इस प्रकार से दर्शाना या फिर दोस्तों आपके इस प्रकार से दर्शाना या फिर गहरे काले रंग से दर्शाना, तो वो सभी आपके किस प्रकार के मानचित्र यानी किस विधि के आधार पर होते हैं? ये होते हैं आपके सामान्य छाया विधि के आधार पर। तो ब ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 11वां प्रश्न की बस स्टेशनों, पर्यटन केंद्रों और दर्शनीय स्थलों, महत्व के स्थानों आदि को दर्शाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है दोस्तों आपके चित्रीय विधि का। किसकी? चित्रीय विधि का। जैसे कि दोस्तों ये आपकी
सॉरी ये आपके है राजस्थान का मैप। तो इसमें दोस्तों चित्रों के आधार पर, यानी अगर बस का चित्र दर्शा दिया, या फिर पर्यटन केंद्रों के आधार पर, या फिर त्रिभुज का चित्र दर्शा दिया, या फिर धार्मिक स्थलों के आधार पर, यहाँ पे जैसे अगर हिंदू मंदिर है तो ओम, और मुस्लिम मंदिर है तो आपके दोस्तों मुस्लिम, अगर मस्जिद है तो यहाँ पे आपके स्टार, और यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे ईसाई का है। तो इस प्रकार के दोस्तों चित्रों द्वारा दर्शाना, ये कौन सा है, ये आपके चित्रीय विधि के अंतर्गत आता है। तो स ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि उत्पादन, उद्योग, खनिज स्थलों के प्रदर्शित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों आपके वर्ण प्रतीकी विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है, वर्ण प्रतीकी विधि का प्रयोग। द ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों आपके 12वां प्रश्न कि विषयक मानचित्र, जिसे दोस्तों थीमेटिक भी कहते हैं, के लिए सही कथन की पहचान करो। तो इसमें पहला कथन है आपके सही थीमेटिक मानचित्र मापने आधारित होते हैं, तो यह कथन सही है, या आपके मापने आधारित होते हैं सही थीमेटिक मानचित्र। दूसरा है कि कुछ मानचित्रों में वितरण दर्शाना के लिए आंकड़ों, सूचना व वर्गीकरण आवश्यकता रहती है, ये भी कथन सही है। और तीसरा आपके इनकी रचना बहुत सावधानीपूर्वक की जाती है, जिसमें क्षेत्र का नाम, विषय, शीर्षक, आंकड़े, वर्ष, संकेत, चित्र, माप जैसे घटक महत्वपूर्ण, ये भी सही है दोस्तों। और अगला है आपके विषयक मानचित्र देखने मात्र से अर्थ स्पष्ट हो जाता है, यानी विषय मानचित्र को देखने मात्र से दोस्तों उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो उपयुक्त सभी कथन दोस्तों आपके ये सत्य है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है कथनों से संबंधित प्रश्न। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 14वां प्रश्न, तो ये थोड़ा आपके न्यूमेरिक प्रश्न है, आंकड़ों से संबंधित। अब ये कि आंकड़ों का माध्य निकाले। अब दोस्तों माध्य क्या है आपने पढ़ा भी होगा, और कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ्स आपके टॉपिक होता है, उसमें भी दोस्तों आपने पढ़ा होगा माध्य, माध्य का बहुलक, और ये सभी को दोस्तों आपने पढ़ा होगा। तो माध्य होता है दोस्तों, माध्य का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। क्या होता है दोस्तों, एवरेज। अब एवरेज क्या होता है, यानी कि जो भी हमें आंकड़े दिए गए इनका योग बटा जितने ये कुल कितने, तो ये कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर इनकी संख्या 11, तो इनको अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा आपके 86, और कुल ये कितनी संख्या है तो 11। अब इसका भाग दोगे तो आपके आएगा 7.8, यानी इस आंकड़ों के माध्य का दोस्त माध्य आ जाएगा, सॉरी माध्य क्या आ जाएगा 7.8। ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर है। आसान है दोस्तों, समझ में आया होगा। अगला है दोस्तों हमारे 15वां प्रश्न की निम्न आंकड़ों की माध्य का निकालिए। तो माध्य का निकालने के दोस्तों आंकड़ों को क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो ये बढ़ते क्रम में रखे हुए, जैसे यहाँ पे 3 सबसे छोटी, फिर उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 8 आ रहा है दोस्तों 3 बार, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 12 आ रहा है 2 बार। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में रख लीजिए। अब देखिए दोस्तों कि जो बीच की संख्या है, यानी 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यहाँ तक 5 आ रहा है, फिर यहाँ से भी दोस्तों आपके 5, तो बीच की संख्या कौन सी आ रही है आपके, ये 8, तो ये आपके क्या है माध्य का। तो ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक दोस्तों और है बहुलक। क्या है बहुलक, ध्यान रखिए, बहु यानी जो बहुत बार आ रहा है वही इसका क्या है बहुलक। अब इसमें देखिए बहुत बार कौन सी संख्या आ रही है, ये आ रही है 8, तो इसका बहुलक क्या होगा 8। और हमें पूछा कौन क्या है इसमें माध्यक या माध्य का, ये आपके दोस्तों 8 ही है। बहुलक भी क्या है 8। बहुलक का मतलब जो जितनी अधिक बार आ रही है वो क्या है आपके बहुलक। इसमें आपके 8 अधिक बार है वही क्या है आपके बहुलक है। तो ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 16% की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का तरीका है। तो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को सबसे प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे है दोस्तों आपके रेखा ग्राफ। रेखा ग्राफ से दोस्तों यहाँ पे जो ग्राफ बनाए जाते हैं, जो रेखा ग्राफ दशकीय वृद्धि को दोस्तों इसके आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 17% की केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है वह है। तो दोस्तों ये जो है आपके माध्य का है जो चरम मूल्यों से दोस्तों प्रभावित नहीं होती है। द ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला 18% दोस्तों ऋणात्मक सहबंध वाले प्रकीर्ण अंकन में किन मानों का वितरण की दिशा होगी। तो दोस्तों यहाँ पर किसकी दिशा होगी, ये होगी आपके ऊपर से बाएं और नीचे से दाएं। तो अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है आपके 19% की केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप जो किसी वितरण के उभरे भाग हमेशा संपाती होगा वह है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपके
माध्य तथा बहुलक। ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है आपके 20% की क्षेत्र सर्वेक्षण की योजना के लिए नीचे दी गई विधियों में कौन सी विधि सहायक है? तो क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए आपके सहायक विधि है दोस्तों व्यक्तिगत साक्षात्कार की विधि। कौन सी? व्यक्तिगत साक्षात्कार की विधि। ये आपके आती है प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत। अब प्राथमिक आंकड़े क्या है दोस्तों? किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जो आंकड़े लिए जाते हैं वो आपके प्राथमिक आंकड़े हैं। एक होती है द्वितीयक आंकड़े जो दोस्तों अनेक प्रकार से दोस्तों व्यक्ति विशेष ना होकर समूह विशेष द्वारा लिए जाते हैं वो होते हैं आपके द्वितीयक आंकड़े। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि क्षेत्र सर्वेक्षण के समय किस स्तर की सूचना को प्राप्त करना चाहिए? तो दोस्तों क्षेत्र सर्वेक्षण के समय किस सूचना को प्राप्त करना चाहिए? उपयुक्त सभी यानी वृहत स्तर की सूचनाएं, मध्य स्तर की सूचनाएं, लघु स्तर की सूचनाएं, इन सभी को प्राप्त करना आवश्यक है। तो द ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 22वां प्रश्न की भौगोलिक सूचना तंत्र को में उपयोग में नगरीय परिवर्तन की सहायक कुशलतापूर्वक की जाती है। यानी नगरीय भौगोलिक सूचना तंत्र में के उपयोग भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग कर नगरीय परिवर्तन की पहचान कुशलतापूर्वक की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये की जाती है आपके अपरिस्थायी प्रचालन द्वारा। किसके द्वारा? उपरिस्थायी प्रचालन द्वारा। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है आपके 23वां प्रश्न की सदिश आंकड़ा फॉर्मेट का एक गुण क्या है? तो सदिश आंकड़ा फॉर्मेट का गुण है दोस्तों आपके सघन आंकड़ा संरचना। क्या है दोस्तों? सघन आंकड़ा संरचना। तो द ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों आपके 24वां प्रश्न की भौगोलिक सूचना तंत्र के रीढ़ माने जाते हैं। तो दोस्तों भौगोलिक सूचना तंत्र के रीढ़ माने जाते हैं आपके आंकड़े। क्या माने जाते हैं? आंकड़े। आंकड़ों को भौगोलिक सूचना तंत्र के रीढ़ माना जाता है। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला आपके 25वां प्रश्न की रिमोट सेंसिंग किस फोटोग्राफी का विकसित स्वरूप माना जाता है? तो दोस्तों रिमोट सेंसिंग किस फोटोग्राफी का आपके विकसित रूप माना जाता है? आपके एरियल फोटोग्राफी। किसका? एरियल फोटोग्राफी का। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि सुदूर संवेदन यंत्र है। तो रेडियोमीटर, ऑडियोमीटर, ग्रेविमीटर ये सभी है दोस्तों आपके सुदूर संवेदन के यंत्र। द ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों कि वायवीय फोटोग्राफी है। तो वायवीय फोटोग्राफी क्या है दोस्तों? ये आपके निष्क्रिय सुदूर संवेदन। तो अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों आपके 28वां प्रश्न। ये आंकड़े से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से देखें आपको। तो ये आंकड़ों से संबंधित दोस्तों प्रश्न है। तो प्रश्न है दोस्तों कि ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपके प्रश्न यही है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में हुई है? तो ये दोस्तों आपके जो यहाँ पर है दे रखा है वर्ष, और यहाँ पर दोस्तों ऊन का जो उत्पादन है, और ये आपके मीट्रिक टन में उत्पादन है। किसमें? मीट्रिक टन में उत्पादन है ऊन का उत्पादन, कच्चे ऊन का उत्पादन है। ये आंकड़े इस रूप में आपको दे रखे हैं। अब देखिए दोस्तों 2013-14 में कितनी हुई मीट्रिक टन? ये आपके 70 मीट्रिक टन हुई। फिर हुई दोस्तों आपके 2014-15 में 55 मीट्रिक टन कमी हो गई, फिर थोड़ी सी वृद्धि हुई। अब देखिए दोस्तों हमें प्रश्न क्या पूछा है इसमें? तो प्रश्न पूछा है कि किस वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अब दोस्तों इसमें देखें कि किस वर्ष में आपके सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उछाल किस वर्ष में आया है सर्वाधिक उछाल? तो ये देखिए यहाँ पर 2015-16 के बाद, यानी 2016-17 में आपके 60 से दोस्तों 155 मीट्रिक टन हो गया है। यानी कि 155 में से आप 60 को माइनस करोगे तो कितना आपके मीट्रिक टन आएगा? 95 मीट्रिक टन। यानी 2016-17 में सर्वाधिक उछाल आया आपके दोस्तों 95 मीट्रिक टन। अब और देखिएगा दोस्तों अगर 2016-17 के बाद 17-18 में देखें तो यहाँ पर दोस्तों उछाल आया है। ये कितना आया दोस्तों? यहाँ पर केवल 65 आया। यानी 65 कहाँ से आया? 220 में से आप अगर 155 घटाओगे तो यहाँ आपके 65 मीट्रिक टन आया है। फिर दोस्तों यहाँ पर कमी हो गई, हमें वृद्धि के बारे में पूछा है तो फिर यहाँ पर कमी हुई, ये तो होगा ही नहीं। फिर यहाँ पर देखें अगर 2019-20 से 2021 के बाद, तो यहाँ पर दोस्तों आपके उछाल कितना आया है? अगर 205 में से 180 घटाओगे आप तो यहाँ पर उछाल आया है दोस्तों कितना? यह आया आपके 25 मीट्रिक टन आपके उछाल आया। तो सर्वाधिक उछाल दोस्तों कितना है? 95। अब ये कहाँ पर आया है? ये आया दोस्तों आपके जब आपने घटाया था यहाँ पर 155 में से 60, तो यहाँ पर आपके दोस्तों सर्वाधिक उछाल आया, अधिकतम वृद्धि।
तो ये आया दोस्तों आपके 2016-17 में, यानी सर्वाधिक वृद्धि कब हुई है? 2016-17 में दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो सही उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन स है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको दोस्तों देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और आपको जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों आंकड़ों का, दोस्तों आपके जो रेखिक डायग्राम दे रखा है या फिर चक्राकार डायग्राम दे रखा है, तो इनमें से आपको दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन स है। तो आसानी से दोस्तों आप प्रश्न को पढ़िएगा संयम के साथ, समझदारी के साथ, और संयम के साथ उसका आपको आंसर देना है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन स। अब अगला है दोस्तों 29वां प्रश्न, ये भी हमारे न्यूमेरिक प्रश्न है, थोड़ा इसको भी ध्यान में दीजिएगा। अब ये दे रखा है कि नीचे वर्त आरेख में 5 वर्गों के छात्रों की संख्या दर्शाता है, और छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या आपके कितनी है? 7200। तो ये 7200 यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब ये क्या वर्तीय आरेख दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। अब वर्त का ये पूरा कोण कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री का। कितना होता है? 360 डिग्री का। तो कुल के नीचे 360 यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि वर्ग ई और वर्ग बी में छात्रों की कुल संख्या क्या है? तो वर्ग ई और वर्ग बी में छात्रों की कुल संख्या के बारे में पूछा है। तो वर्ग ई में दोस्तों यहाँ पर देखिए कितनी है, यहाँ पर है दोस्तों आपके 72, और वर्ग बी में देखिए यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है आपके 81। अब इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 153। कितना आएगा दोस्तों? 153। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 7200 हमें कुल दे रखा था, और पूरा कोण कितना है वर्ताकार का? 360 है ये। और फिर हमें गुणा करना है दोस्तों, किसका पूछा है? ई और बी का। तो ई और बी का हमने योग किया तो 153 आया। इसको गुणा करना है हमें 153 से। तो ये आपके 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 बार। तो 20 को अगर आप 153 से गुणा करोगे तो ये आएगा दोस्तों आपके 3060। कितना आएगा? 3060। यानी वर्ग ई और वर्ग बी में कुल संख्या कितनी है? ये है दोस्तों आपके 3060। यानी ई और बी में ही हमें पूछा था, इसीलिए हमने ई और बी का योग किया और यहाँ से आपका गुणा कर लिया। अगर आपको अलग अलग पूछता ए का ज्ञात कीजिए, केवल एक का करते, ए और बी का करते तो ए व बी का अगर पूछता तो ए व बी का योग करके यहाँ से गुणा कर लेते। एक एक का पूछता तो भी कर लेते, और 4 का पूछता सम्मिलित तो 4 को जोड़ के यहाँ पर गुणा कर लेते। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपको जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में देखने को। अगला है दोस्तों 30वां प्रश्न कि विमा के आधार पर आरेखों के प्रकार होते हैं। तो ये दोस्तों विमा के आधार पर आरेखों के प्रकार, एक विमीय आरेख, एक विमीय आरेख में देखें दोस्तों तो आपके एक रेख आरेख, दंड आरेख, पिरामिड आरेख, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं दोस्तों आपके एक विमीय आरेख के अंतर्गत, यानी 1D, 1 डायमेंशनल, आपने सुना ही होगा इसका नाम। तो और द्विविमीय की देखें तो आपके इसमें आते हैं वर्ग आरेख। कौन से? वर्ग आरेख, आयताकार आरेख या फिर इकाई आरेख। ये आपके 2D यानी 2 डायमेंशनल के अंतर्गत आते हैं द्विविमीय आरेख। त्रिविमीय का देखें तो त्रिविमीय आपके 3D में आपके जैसे गोल आरेख, तारा आरेख और घन आरेख, ये सभी आपके त्रिविमीय के अंतर्गत आते हैं। तो विमा के आधार पर आरेखों के प्रकार आपके उपयोग सभी, ये सभी आरेखों के दोस्तों प्रकार है। तो द ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों का, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की, सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया है, पूरे 66 टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं इसी वीडियो के साथ। और आगे भी दोस्तों जैसा आपका सपोर्ट रहा और सिलेबस हमने पूरा किया दोस्तों आप ही के सपोर्ट से, आपके दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से, और आपने विश्वास बनाए रखा इतना, उसके लिए बेहद बेहद धन्यवाद। आपका सहयोग रहा दोस्तों अड्डा MCQ GK परिवार के प्रति। तो आगे भी दोस्तों उम्मीद है कि आपका सहयोग बना रहेगा ऐसे ही। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके इस चैनल पर दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो यानी प्रश्नों के वीडियो आते रहेंगे। आगे और भी वैकेंसी आएगी उसके भी दोस्तों वीडियो आपके इस चैनल पर आते रहेंगे। उम्मीद है कि आपका दोस्तों सपोर्ट बना रहेगा, और धन्यवाद इतना आपका सपोर्ट रहा, और आगे भी दोस्तों सपोर्ट बना रहेगा, बना के रखेगा आपका। और आपके सपोर्ट की वजह से ही दोस्तों मोटिवेट होके इस चैनल पर आपके ये वीडियो अपलोड हुए हैं, और आगे भी दोस्तों होते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।
मिलते हैं हमारे नए प्रश्नों के साथ नई वीडियो में। और जीके के दोस्तों आपके वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे, और भी सब्जेक्ट की वीडियो, भले वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, और भी सब्जेक्ट के वीडियो दोस्तों आपके इस चैनल पर आते रहेंगे। और जीके भी है दोस्तों, तो जीके के वीडियो भी आपके इस चैनल पर आते रहेंगे, सिलेबस में आपके जीके। और जीके तो दोस्तों सभी कंपटीशन आपके एग्जाम में, तो जीके तो इम्पोर्टेंट है। तो जीके के वीडियो आपके दोस्तों जो पुरानी परीक्षा में पूछे गए हैं वो जल्दी आपके अपलोड होने लग जाएंगे। तो धन्यवाद आपका सपोर्ट के लिए, आपके सहयोग के लिए। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में हमारे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।